गुड मॉर्निंग। लेट्स लर्न 2.0 आज आपके लिए टेस्ट 14 लेकर आया है। साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज़ का जो 50 मॉडल पेपर की जो सीरीज़ चल रही है उसका आज टेस्ट 14 आपको देखने को मिलेगा। चलिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कृपया शेयर करते रहें और लाइक भी करते रहें। आप लाइक नहीं करते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। विकास को जो डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं आपको बताने हैं। आनुवंशिक कारक, आयु, पोषक तत्व या उपयुक्त छवि। बताइए विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पेन कॉपी हाथ में लें और प्रत्येक क्वेश्चंस का लिख करके आप चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त छवि, क्योंकि आप जानते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है उसको आनुवंशिक कारक भी प्रभावित करते हैं, आयु भी करती है और पोषक तत्व भी उसके विकास को प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर जो है बल देता है। सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है CCE जो है वो किस पर बल देता है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण पर बल देता है, या सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है, या शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, या फिर बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर। बताइए जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो किस पर बल देता है। तो यहाँ पर जो आपका क्या आंसर होगा आप लगा लीजिए। पहले आप बताते हैं फिर। सीखने को किस प्रकार से अवलोकित और रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन जो कि बल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है। जो सीखने की तत्परता है वो किस पर जो है किसकी ओर संकेत करती है आपको बताना है। शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर पर, सीखने की सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने पर, या थॉर्नडाइक की तत्परता का नियम। बताइए जो है सीखने की जो तत्परता है वो किसकी ओर संकेत करती है। जो ये जो संकेत करती है वो करती है आपकी, बताइए किस पर संकेत करती है। सीखने की जो तत्परता है मैक्सिमम बच्चे इसको थॉर्नडाइक की तत्परता के नियम से जोड़ेंगे, लेकिन ये जो सही नहीं होगा और शानदार क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर। शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक समावेशी विद्यालय जो है उसके बारे में आपको बताना है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। बी, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। सी, विरोध रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित होता है। या फिर आपका जो है डी ऑप्शन यहाँ है, शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करता है। देखिए तो समावेशी जो होता है तो उसका मतलब होता है वहाँ पर सभी विद्यार्थी बिना भेदभाव के समान रूप से पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे विद्यालयों को समावेशी विद्यालय कहा जाता है। यहाँ पर जो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना उनकी कैपेसिटी को परवाह किए बिना सभी विद्यार्थियों को समान मानते हुए और सभी को सुधारने के लिए जो है समावेशी विद्यालय प्रतिबद्ध होते हैं। अतः आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षकों को किसके योग्य बनाती है। आपका क्वेश्चन ये है मानव बुद्धि एवं विकास की जो समझ है वो शिक्षकों को किसके योग्य बनाती है। शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेग पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के लिए, विद्यार्थियों को यह बताने की भी अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षकों को किसके योग्य बनाती है। देखिए आज हमारा ये 14 पेपर चल रहा है, 14वां। आपको आपने हमारे नए पिछले पेपर नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल पर जाकर के 13 जो मॉड्यूल पेपर हमने दे रखे हैं उनको सभी को देखें, और आप देखेंगे कि आपकी जो साइकोलॉजी है उसके प्रति जो सोच है वो कितनी चेंज हो जाएगी और आप कितने सकारात्मक रूप को शामिल करेंगे अपने आप में। चलिए यहाँ पर जो आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से।
यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में जो है स्पष्टता आ जाएगी। यदि शिक्षक को मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक में है तो विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में उनमें स्पष्टता आ जाएगी। यानी कि जो शिक्षार्थी हैं वो अनेक भिन्नताएं लिए होते हैं और उनको कैसे पढ़ाना है इसकी समझ है जो है शिक्षकों को आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6। आपको सुमेलित करना है। अब प्रेरणा के सिद्धांत यहाँ दिए गए हैं और यहाँ पर प्रतिपादक हैं। बताइए कौन सा जो है सही मिलान करेगा। चलिए हम मिलान भी करते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर, मैकडूगल, फ्राइड, मास्लो। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो चलिए हम मिलाने की कोशिश करते हैं। तो आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत है वो अब्राहम मास्लो ने दिया था। मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है वो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है वो मैकडूगल का है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति की 14 प्रवृत्तियाँ बताई थी, आपको ध्यान हो तो। अतः मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत मैकडूगल ने दिया तो उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो स्किनर का है। अतः 1 2 3 4 जिसमें मिले हुए हों वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्यक्तिगत अभिप्रेरणा कौन सी है? जीवन लक्ष्य, आकांक्षा स्तर, अचेतन अभिप्रेरणा या फिर उपयुक्त सभी? आपको बताना है व्यक्तिगत अभिप्रेरणा है, व्यक्तिगत जो मोटिवेशन है अब वो कौन सी है? जीवन लक्ष्य, आकांक्षा स्तर, अचेतन अभिप्रेरणा या उपयुक्त सभी? तो व्यक्तिगत अभिप्रेरणा जो है जीवन लक्ष्य भी होती है, आकांक्षा स्तर भी होता है, अचेतन अभिप्रेरणा भी होती है। अतः आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। मंदबुद्धि बालक के लिए किस शब्द या किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है जो मंदबुद्धि बालक है उसके लिए किस शब्द या किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास हैं अल्प बुद्धिमत्ता, मानसिक दुर्बलता, मानसिक निम्न सामान्यता, उपयुक्त सभी। बताइए क्या होगा? अल्प बुद्धिमत्ता होगा या मानसिक दुर्बलता होगा या मानसिक निम्न सामान्यता होगा या फिर उपयुक्त सभी होगा? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। मंदबुद्धि जो बालक है उसको अल्प बुद्धिमत्ता भी कहते हैं, मानसिक दुर्बलता भी कहते हैं, मानसिक निम्न सामान्यता वाला बालक भी उसको कहा जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। सब्सक्राइब लेट्स लर्न 2.0 ये हमारे चैनल का नाम है। इस चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। समाजीकरण क्या होता है? बताइए। शिक्षक एवं पढ़ाई गए के बीच संबंध है, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है या सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है? बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। सामाजिकरण जो है वो क्या होता है? शिक्षक एवं पढ़ाई गए के बीच संबंध होता है, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया होता है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन होता है या सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन होता है? तो जो सामाजिकरण है वो होता है आपके समाज के मानदंडों के साथ जो है अनुकूलन ही सामाजिकरण होता है। अतः आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। मानव की बुद्धि, मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो आपने पढ़े होंगे कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में कौन कौन से सिद्धांत जो है काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा आप बताइए। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, हम आपको इसका आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि विकास की दिशा का सिद्धांत भी जो है इसमें आता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत और व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत ही मानव की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता जो है नहीं है, आपको बताना है। जो बाल्यावस्था है 6 से लेकर के 12 वर्ष की जो बाल्यावस्था है उसकी विशेषता कौन सी है जो नहीं है? प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, अनुकरण की प्रवृत्ति, अंतर्मुखी प्रवृत्ति या फिर संयम की प्रवृत्ति? उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका भी आंसर लगा लिया होगा। तो यहाँ पर जो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं की बात कर रहा है ये, तो यहाँ पर प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति बच्चे में रहती है, यानी बाल्यावस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति भी, यानी कि दूसरे को देखकर अनुकरण करता है बच्चा, सीखता है। और अंतर्मुखी प्रवृत्ति खुद में ही अंतर्मुखी रहता है वो। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका विशेषता जो नहीं है वो होगा संयम की प्रवृत्ति, क्योंकि जो बालक है उसमें संयम की प्रवृत्ति कम देखने को जो है मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। आपको बताना है कि कौन सा तत्व है जो कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। सामान्य समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, या फिर कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना, या बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, या अध्यापकों द्वारा बच्चों की सहायता को बढ़ावा व सहायता देना। बताइए जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस ये है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। अधिगम हेतु सहायता के लिए कौन सा तत्व है वो सहायक हो सकता है। सामान्य समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर ही टिके रहना, मतलब अनुशासन बनाए रखने के लिए किसी एक विधि पर ही टिके रहना, या फिर कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना, या फिर बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, या फिर अध्यापकों द्वारा बच्चों की सहायता को बढ़ावा व सहायता देना। उम्मीद करता हूँ आपने इसको भी टिक लगा लिया होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अध्यापकों द्वारा बच्चों की सहायता को बढ़ावा और सहायता देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। आपको बताना है कौन सा आलोचनात्मक जो दृष्टिकोण है जो बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी पर एक चित्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो है ये चित्र नहीं होगा, ये होगा क्षेत्र। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं वो एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं, या फिर इसका कोई अनुभव आत्मक आधार नहीं है, ये शोध आधारित नहीं है। विभिन्न विधियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा है जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है। तो ये जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है वो एक ही क्षेत्र में जो है विशेषता प्रदर्शित करे ऐसा जरूरी नहीं है। अतः आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और चलिए, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि बहुबुद्धि जो सिद्धांत है जो गार्डनर ने दिया था उसको वैध क्यों नहीं माना जा सकता। बताइए। क्योंकि यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभव आत्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूलन नहीं है, या फिर विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विधियों का मापन संभव नहीं है, या फिर यह सभी साथियों को समान महत्व नहीं देता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विधियों का जो है मापन संभव नहीं है। अतः क्वेश्चन 14 का आंसर सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। कक्षा में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जो विविधता है वो बताइए। क्या ऑप्शन के हिसाब से बताना है आपको कि कक्षा में विद्यार्थियों की जो व्यक्तिगत विविधता पाई जाती है वो लाभकारी है या अनुपयुक्त है। चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है आपके पास अनुपयुक्त है, क्योंकि यह सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। नंबर 2, लाभकारी है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक सूचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। और सी जो है वो है लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। या फिर डी, हानिकारक है, क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है। बताइए आपका आंसर क्या होना चाहिए। यदि कक्षा में जो भिन्न प्रकार के जो बच्चे हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के तो वो पढ़ रहे हैं, तो कक्षा में वो ऐसा लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक सूचनाओं को खोजने में अध्यापकों को जो है वो प्रवृत्त करते हैं। अतः आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। आपको बताना है कौन सा है जो अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है। प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, यहाँ पर प्रश्न पूछना से रिलेटेड है, और प्रश्नोत्तरी सत्रों को संगठित करना यहाँ पे भी प्रश्न पूछने से रिलेटेड है। किसी विशेष पर विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया को लेना, यानी यहाँ पे भी प्रश्न पूछने से रिलेटेड है। अतः यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। सामाजिक समायोजन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं बताइए। शारीरिक ढांचा, बुद्धि, संस्कृति या फिर
उपयुक्त सभी। जो सामाजिक समायोजन है उसको प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं बताइए। शारीरिक ढांचा, बुद्धि या संस्कृति या फिर उपयुक्त सभी। उम्मीद करता हूँ आपने इसको भी आंसर कर लिया होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि समाज में ये सभी देखने को मिलते हैं और ये सभी जो है समायोजन को सामाजिक समायोजन को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, ये कथन किसका है बताइए। स्टर्न का, टर्मन का, वेस्लर का या फिर स्टोर्डन का। तो नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही जो बुद्धि है, ये जो कथन है वो है टर्मन का। किसका है ये? टर्मन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख सामूहिक परीक्षण कौन सा है आपको बताना है। आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, नॉर्थ बर्लैंड स्टेटस या फिर उपयुक्त सभी। जो सामूहिक परीक्षण है वो आपको बताना कौन सा है। आर्मी है या आर्मी बीटा है या अल्फ़ा है या फिर नॉर्थ बर्लैंड स्टेटस है या फिर उपयुक्त सभी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी जो हैं सामूहिक परीक्षण के जो है प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, तार्किक चिंतन की जो है वो अवस्था कौन सी है। 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 12 से 15 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो तार्किक चिंतन है, बच्चे में तार्किक तर्कना की जो आती है वो 2 से 7 वर्ष तो आती नहीं, 7 से 12 वर्ष भी नहीं आती और 12 से 15 वर्ष भी नहीं आती, और 12 से 15 वर्ष में उसमें जो आ जाती है, लेकिन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है। तो तार्किक चिंतन की जो अवस्था है वो हो जाएगी 12 से 15 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चा तर्क करने लग जाता है। और यदि आंसर होता, क्वेश्चन होता तार्किक चिंतन की अवस्था नहीं है, अगर आंसर इस तरह, क्वेश्चन इस तरह से होता नहीं है, तो हमारा आंसर होता सेकंड, 2 से 7 वर्ष, क्योंकि इसमें बालक जो है तर्क करने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती बालक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है बताइए। जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु कोई नई पाठ्य विधि लिखी है, इसको अपन अनुप्रयोग कहते हैं। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मामलों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। ये इसको विश्लेषण कहेंगे हम। और क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये फिर मूल्यांकन होगा, या फिर पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था, ये जो है सृजनशील होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, जल्दी से बता। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, क्योंकि जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि निर्धारित कीजिए कि दिए गए मामलों में कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो विश्लेषण हो रहा है, विश्लेषण के आधार पर आप जो है चेक कर रहे हैं कि कौन सा जो आपके लिए बेनिफिटेबल रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। खेल की जो पुनरावृत्ति है उसके सिद्धांत के जो प्रतिपादक कौन है बताइए। स्टैन, थॉर्नडाइक, कूले या फिर स्टैनले हॉल। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा स्टैनले हॉल। खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं स्टैनले हॉल। चलिए नेक्स्ट, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित लेखन एवं अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, और या फिर विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित हो सके। राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठन की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण जो विकास को है जो है निश्चित किया जा सके, इसके लिए हमने जो है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में कब जो है समर्थ होता है। उद्देश्य में परिवर्तन करके, विश्लेषण व निर्णय द्वारा, बाधाओं के समाधान द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति अपने संतुलन को स्थापित करने में समर्थ होता है विश्लेषण और निर्णय के द्वारा। किसके द्वारा? विश्लेषण और निर्णय के द्वारा। जब चीज़ों को वो देखने लगेगा, उसमें विश्लेषण करने लगेगा, तो उसे अच्छा और बुरा के बारे में पता चलेगा। अतः विश्लेषण और निर्णय के द्वारा जो व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, व्यक्ति के विकास की किस अवस्था पर उसके संपूर्ण संगठन को व्यक्तित्व कहते हैं। ये कथन किसका था बताइए। मार्टिन प्रिंस, कैम्पे या जेम्स या बारेल तथा कारमाइकल का था। तो ये जो कथन था वो था बारेल एंड कारमाइकल का। व्यक्ति के विकास की किस अवस्था पर उसके संपूर्ण संगठन को व्यक्तित्व कहते हैं। तो इसका जो आंसर था वो आपको बता दिया, बारेल तथा कारमाइकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, बचपन अवस्था में
बचपन अवस्था में बाल प्रशिक्षण की विधियाँ हैं। बचपन अवस्था में बाल प्रशिक्षण की जो विधियाँ कौन कौन सी आपको बतानी है? प्रत्युत्पन्न विधि, प्रजातांत्रिक विधि, अनुमतिपूर्ण विधि या फिर उपयुक्त सभी। तो बचपन अवस्था में बाल प्रशिक्षण की जो विधियाँ जो आएंगी वो आपको बतानी है कौन सी हैं। चलिए आपने टिक लगा लिया होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञानों में वे सभी साधन आती हैं जो जिनकी सहायता से उपयुक्त रोकथाम और प्रारंभिक उपचार के द्वारा मानसिक रोग की घटनाओं को कम किया जाता है तथा लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ाया जाता है। यह कथन किसका है? डब्ल्यूजे कोबाइल का, लेंग तथा बॉल्स का, जेडी पेज का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ये जो कथन है वो किसका था? तो यहाँ पर जो ये कथन था वो था डब्ल्यूजे कोबाइल का। किसका था? डब्ल्यूजे कोबाइल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर। नियमित शिक्षक व विशेषज्ञ कम सुनने वालों को किन साधनों से पढ़ाते हैं? नियमित शिक्षक व विशेषज्ञ कम सुनने वालों को किन साधनों से पढ़ाते हैं? कर्णोपचार, टेप रिकॉर्डर, सांकेतिक भाषा, किससे पढ़ाते हैं आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर क्या होगा बताइए। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर भी लगा लिया होगा। तो इसका आंसर होगा आपका सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के माध्यम से जो कम सुनने वाले जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। सुझाव को प्रभावपूर्ण बनाने वाली परिस्थितियां हैं बुद्धि, लिंग, आयु या फिर उपयुक्त सभी। सुझाव को प्रभावपूर्ण बनाने वाली जो परिस्थितियां हैं वो कौन कौन सी हैं बताइए। आप अपने पेन कॉपी जो लिए हैं आपने उसमें टिक करके बताइए कौन सा है? बुद्धि, लिंग, आयु या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। छात्रों की अभिलेखों की जांच करते समय शिक्षक को क्या चाहिए कि वे छात्रों को तैयारी में सहायता प्रदान करें, किंतु उनके प्रस्तुतिकरण में नहीं। छात्रों को मौखिक रिपोर्ट प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करनी चाहिए, केवल उनका शाब्दिक प्रस्तुतिकरण पर्याप्त नहीं है। छात्रों को नोट्स बनाने की तकनीक का वर्णन करें या छात्र वक्ता के विरोध में आलोचना को नियंत्रित करें। बताइए क्या होगा इसका आंसर? छात्रों की अभिलेखों की जाँच करते समय शिक्षक को क्या चाहिए बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो उसका क्या होगा बताइए। उम्मीद करता हूँ आपने इसका भी टिक लगा लिया होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा भी छात्रों को जो मौखिक रिपोर्ट प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करनी चाहिए, केवल उनका शाब्दिक प्रस्तुतिकरण जो है वो पर्याप्त नहीं है। इस चीज़ का शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए जांच करते समय। अतः हमने आज आपके 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं और ये 30 क्वेश्चंस बेहतरीन क्वेश्चंस आपने देखा है तो आप हमें बताएं और अपना फीडबैक ज़रूर दें। और इसमें चैनल को लाइक आप करते नहीं हो, चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और लेट्स लर्न 2.0 पर हमने 13 मॉडल पेपर पहले जो है सेंड कर रखे हैं, तो उनको भी आप देखें और प्रत्येक को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगे तो आपको शेयर भी करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।